अभी डिस्कस करेंगे हम मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस। जैसे कि हमें पता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड वेरियंस, और वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो क्या होता है, सम टाइम जो है इसको बहुत अरसे तक फिल्टरेबल एजेंट भी कहा गया था, बिकॉज उसकी रीजन ये थी कि उन्होंने फिल्टर पेपर जब लगाया जो कि बैक्टीरिया को रोक लेते हैं, वो इतने मतलब उसके स्मॉल स्लिट होते हैं कि बैक्टीरिया भी उसमें से क्रॉस नहीं कर पाता। लेकिन जब देखा गया तो उस फिल्टर पेपर से वायरसेस क्रॉस कर रहे थे, दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड फिल्टरेबल एजेंट। मतलब कि ऐसे फिल्टर पेपर के ऊपर भी ये स्लिट से क्रॉस कर रहे थे जिसमें से बैक्टीरिया भी स्टक हो जाता था और वो उसको रोक देता था, बैक्टीरिया को क्रॉस होने नहीं देता था, वहां से भी वायरसेस क्रॉस हो रहे थे। और दूसरी जो इसकी बात है कि स्मॉलेस्ट साइज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर हम देख सकते हैं, इसको लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर नहीं देख सकते। इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से इसको एलिमेंट्री बॉडीज कहा गया है। और साथ में जो इसका साइज है, स्मॉलेस्ट वायरसेस आर 20 नैनोमीटर इन साइज और जो लार्जेस्ट है वो 300 नैनोमीटर इन साइज। सो हम लिख सकते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस। मॉर्फोलॉजी, पहली बात कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर infectious agents are called virions. Second, viruses are much smaller than bacteria. They are also known as filtrable agent. जैसे कि अभी बताया मैंने कि इनको फिल्ट्रेबल एजेंट क्यों कहते हैं, जस्ट बिकॉज कि जब फिल्टर पेपर लगाया उन्होंने और उसमें से वायरसेस इजीली क्रॉस कर गए और बैक्टीरिया, वो इतना मतलब छोटे स्लिट होते हैं उस फिल्टर पेपर के ऊपर जिसमें से बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाता, वो स्टिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो वायरसेस है दे कैन इजीली क्रॉस दैट फिल्टर पेपर, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज फिल्ट्रेबल एजेंट। और ड्यू टू स्मॉल साइज दे आर ओनली विजिबल ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, visible on electron microscope rather than light microscope। अगर हम इसकी साइज की बात करें, साइज तो साइज इज फ्रॉम 20 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर। स्मॉलेस्ट वायरस जो कि आज तक डिस्कवर हुआ है, दिस इज नोन एज पार्वो वायरसेस, जिसका 20 नैनोमीटर है। और जो लार्जेस्ट वायरस है जो कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के बराबर है वो होता है पॉक्स वायरसेस। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन ऑफ द वायरसेस। स्ट्रक्चर या केमिकल कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो हम तीन चीजों को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज कैप्सिड, उसके बाद मैं यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, उस पर मेंशन भी करेंगे। उसके बाद हम इसकी डिस्कस करेंगे सिमेट्री। सिमेट्री के ऊपर हम तीन टाइप्स देखेंगे कि आइकोसाहेड्रल सिमेट्री कौन सी होती है, हेलिकल कौन सी होती है और कॉम्प्लेक्स कौन सी होती है। देन उसकी क्लासिकल एग्जांपल भी बताएंगे हम। और उसके साथ साथ हम एंड पे देखेंगे इसी क्या इन्वॉल्व्ड और नॉन इन्वॉल्व्ड। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि इन्वॉल्व्ड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन इन्वॉल्व्ड होते हैं। वो अपना इन्वेलप या प्रोटेक्टिव कवर या आउटर कवरिंग कहाँ से लेकर आते हैं वो हम देखेंगे इसके अंदर। सो अबाउट द स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन वी विल डिस्कस हियर। जैसे कि हमने कहा कि हम स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन में देखेंगे कि कैप्सिड का क्या काम है। उसके बाद हम देखेंगे कि सिमेट्री जो है वो क्या है, इसके आइकोसाहेड्रल है या हेलिकल है या कॉम्प्लेक्स है। और उसके बाद हम ये देखेंगे इसमें कि ये इन्वॉल्व्ड है या नॉन इन्वॉल्व्ड है, और इन्वॉल्व्ड नॉन इन्वॉल्व्ड क्यों जरूरी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कैप्सिड है, ये वाला पार्ट,
सही है, इसको हम डिस्कस करेंगे दिस पार्ट। कैप्सिड, कैप्सिड जो होता है, वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जीनोम जो होता है, उसकी आउटर कवरिंग होती है कैप्सिड के। सही है, प्रोटीन्स होती है कैप्सिड, और वो इसको इनक्लोज करती है जेनेटिक मटेरियल को। कैप्सिड खुद बना होता है अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ कैप्सोमियर, जो कि पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होते हैं। कैप्सिड इनसे बना होता है, और जब ये न्यूक्लिक एसिड को, वायरस के न्यूक्लिक एसिड को कैप्सिड कवर कर रही है, तो हम इसको न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कैप्सिड जो है, दे आर द आउटर कवरिंग which helps in enclosing of viral genetic material. Second, capsid are made from numbers of capsomere which are polypeptide in nature, and this is also known as nucleocapsid because इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल है वायरस का, उसको इसने कवर किया हुआ है। दैट्स व्हाई कैप्सिड इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियोकैप्सिड। फंक्शन क्या है कैप्सिड के, हम इसके देखते हैं फंक्शन। अब फंक्शन ऑफ कैप्सिड्स, जब हम फंक्शन की बात करते हैं कैप्सिड की, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये बचाता है अपनी न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल को, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, इसको फिजिकल डिस्ट्रक्शन या इंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन जो होती है न्यूक्लियसिस के, उसकी डिस्ट्रक्शन से बचाता है इसको। सबसे पहला फंक्शन ये फिजिकल डिस्ट्रक्शन और इंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियसिस इन बायोलॉजिकल मीडिया, उन चीजों से बचाता है। दूसरा, ये कैप्सिड क्या करता है, हेल्प करता है असेंबली या पैकिंग ऑफ वायरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जितनी भी होती है उसको एक पीरियोडिक मैनर में अरेंज कराता है, और उसके साथ साथ जो वायरल इंफॉर्मेशन है उसकी कॉपीज करने में ही हेल्प करता है ये वाला कैप्सिड। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका, थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये सिंथेटिक सिमेट्री देता है वायरस को, मतलब शेप देता है। और उसके साथ साथ हर वायरस का ये जो कैप्सिड है, ये एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होता है। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर मीन कि ये हर वायरस के लिए एक स्पेसिफिक होगा, सारों के लिए सेम नहीं होगा। एंटीजेनिक मीन डिजीज कॉजिंग एजेंट होगा ये। सही है, हर वायरस का स्पेसिफिक होता है ये। और उसके साथ साथ जो यही कैप्सिड है, ये एक वेहिकल की तरह काम करता है और ट्रांसमिशन में हेल्प करता है वायरस के फ्रॉम वन होस्ट टू द अनदर। सो ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे लिखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन में से। फंक्शन ऑफ कैप्सिड, सबसे पहला फंक्शन ये कि इट प्रोटेक्ट जीनोम फ्रॉम फिजिकल डिस्ट्रक्शन एंड उसके साथ इंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन न्यूक्लियसिस इन बायोलॉजिकल मीडिया। किसी भी बायोलॉजिकल मीडिया के अंदर अगर न्यूक्लियसिस एंजाइम है जो कि इसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो ये कैप्सिड क्या कर जाता है, उस एंजाइम को, न्यूक्लियसिस को इनएक्टिवेट कर देता है। सेकंड, ये जो है दे आर एंटीजेनिक इन नेचर and this is specific for each virus। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है इसमें कि ये क्या करता है, पैकिंग एंड असेंबली ऑफ वायरल
information, genetic information will be better. वायरल जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसकी पैकिंग और असेंबली में मतलब पीरियोडिक ऑर्डर में मैनेज करने के लिए ये उसमें हेल्प करता है. फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक्ट एज अ व्हीकल, और ये हेल्प करता है ट्रांसमिशन में फ्रॉम वन टू अनदर. ट्रांसमिशन में हेल्प करता है ये. तो ये है इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन. इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें यही होती है जो कैप्सिड प्रोवाइड करती है. अब हम डिस्कस करते हैं इसकी सिमेट्री को. सिमेट्री जो है, जैसे कि हमने कहा, हम 3 चीजें पढ़ेंगे सिमेट्री में. इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रक्चर के अंदर. सिमेट्री जो है 3 टाइप्स की होती है. आइकोसाहेड्रल, सेकंड हेलिकल, और थर्ड जो होती है कॉम्प्लेक्स. आइकोसाहेड्रल जो होते हैं इसके 12 एजेस होते हैं और पेंटागोनल और हेक्सागोनल फॉर्म में ये अरेंज होते हैं वायरस. और इसके क्लासिकल एग्जांपल जो है वो होते हैं एडिनोवायरस. एडिनोवायरसेस आर द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ आइकोसाहेड्रल. हेलिकल फॉर्म में क्या होता है कि वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को ऐसे बॉन्ड करती है कि वो एक हेलिक्स या स्पाइरल फॉर्म में अरेंज हो जाती है. ठीक है, ऐसे अपीयर होते हैं जैसे कि एक स्पाइरल हो या हेलिक्स फॉर्म हो, तो उसको हम हेलिकल कहते हैं. और इसकी एग्जांपल में से आते हैं क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हेलिकल वायरसेस आर इन्फ्लुएंजा, पारा इन्फ्लुएंजा, और उसके साथ साथ रेबीज के. ये सब वायरसेस जो है ये हेलिकल फॉर्म में होती है. कॉम्प्लेक्स में से ये ना आइकोसाहेड्रल जो है शो करता है खुद को और ना ही हेलिकल. दैट्स व्हाई दे अरेंज देयर ओन जेनेटिक मटेरियल इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड दे हैव कॉम्प्लेक्स सिमेट्री. और इसके एग्जांपल में से आते हैं पॉक्स वायरसेस आर द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉक्स वायरस ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिमेट्री. थर्ड हम देखेंगे इन्वॉल्व्ड को और नॉन इन्वॉल्व्ड जो वायरसेस है. इन्वॉल्व्ड वायरसेस, इसकी छोटी सी स्टोरी जब हम डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन को, उसमें बताऊंगा कि बडिंग में जब बडिंग हो रही होती है तो ये कैसे खुद के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर लेकर आता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्व्ड, वेरियंस कैन बी इन्वॉल्व्ड और नॉन इन्वॉल्व्ड. इन केस ऑफ इन्वॉल्व्ड, ये क्या करते हैं कि जब ये रेप्लिकेट होके रिलीज हो रहे होते हैं, एक्सोसाइटोसिस हो रही होती है, इनकी सेल से बाहर आ रहे होते हैं, उस वक्त ये क्या करते हैं, जो लिपिड्स लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, वहां से ये खुद के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को चढ़ा देते हैं. सही है. और इसी को इन्वॉल्व्ड वायरसेस कहते हैं. मतलब कि जब बडिंग हो रही होती है, ड्यूरिंग बडिंग, व्हेन दे आर अबाउट टू कम आउट फ्रॉम द सेल इन द बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, तो ये क्या करते हैं, वहां से लिपिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं और खुद के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर या आउटर कवरिंग चढ़ाते हैं. उसी को हम कहते हैं कि ये इन्वॉल्व्ड वायरसेस है. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जो इन्वॉल्व्ड वायरसेस होते हैं दे आर ससेप्टेबल और सेंसिटिव टू लिपिड सॉल्वेंट. जैसे कि हमारे डिटर्जेंट्स है, क्लोरोफॉर्म है, और उसके साथ साथ ईथर वगैरह है, इसके ऊपर ही सेंसिटिविटी शो करते हैं. अगर क्लोरोफॉर्म वगैरह डालते हैं स्टेरिलाइजेशन में, जब हम स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म वगैरह से या डिटर्जेंट वगैरह से, तो ये वाली वायरस जो है ये डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं. सेम इसके एग्जाम्पल में से आते हैं हमारे पास जो कि हेपेटाइटिस बी वायरसेस है, हर्पिस वायरसेस है, ये सारे इसकी एग्जाम्पल होती है जो इन्वॉल्व्ड फॉर्म में होती है. इन केस ऑफ नॉन इन्वॉल्व्ड वायरसेस, ये वाले जो नेगेटिव वायरस होते हैं ये क्या करते हैं कि ये लाइसिस की फॉर्म में आते हैं. सही है. एक और इंपॉर्टेंट चीज रिलेटेड टू द इन्वॉल्व्ड वायरसेस, ये लेसोजेनिक फॉर्म में रहते हैं. मतलब लेसोजेनिक फॉर्म के ये गेस्ट और होस्ट के रिलेशनशिप में रहते हैं, और ये जब रेप्लिकेट करते हैं खुद को, तो ये होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उसको जो है डिस्ट्रॉय नहीं करते, वही ऐसे ही आ जाते हैं एक्सोसाइटोसिस की फॉर्म में. मतलब ये अरेंज हो जाते हैं, मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, देन वहां पे इन्विजिनेशन होती है और उसके बाद बाहर मेम्ब्रेन दोबारा क्लोज. लेकिन जो नॉन इन्वॉल्व्ड वायरसेस होते हैं ये होते हैं लेटिक इन नेचर. ये लाइसिस करा देते हैं और ये होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं जब ये बाहर आते हैं, और इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती
और जब मेम्ब्रेन नहीं है इट्स मीन कि जो सॉल्युबल लिपिड सॉल्युबल सॉल्वेंट है या लिपिड सॉल्वेंट है जैसे डिटर्जेंट है, और उसके साथ हमने ईथर की एग्जांपल दी है, क्लोरोफॉर्म की दी है, इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस शो करते हैं। अगर आप स्टेरिलाइजेशन करते भी हैं तो नॉन इन्वेलेंट वायरसेस जो है वो आके डिस्ट्रॉय नहीं होते ऑन स्टेरिलाइजेशन बाय सॉल्वेंट लिपिड सॉल्वेंट सच एज डिटर्जेंट और उसके साथ ईथर एंड क्लोरोफॉर्म।